हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के पीटी रिवीजन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। आज हम यहां पर विज्ञान एवं तकनीक खंड पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख खंडों को कवर करेंगे जिसके तहत सवाल बनाए जा सकते हैं। तो पीटी रिवीजन प्रोग्राम के अंतर्गत पीटी का मतलब है प्रीलिम्स टेस्ट यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, जो यूपीएससी के अंतर्गत 5 जून को संपन्न होने वाली है। इसके अलावा कुछ अन्य एग्जाम्स के लिए भी ये सभी तथ्य महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं आज के पहली न्यूज़ से। न्यूज़ है भुवन पोर्टल। ठीक है, तो भुवन पोर्टल के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल देख लें। तो सवाल है, खबरों में रहा भुवन पोर्टल किससे संबंधित है? ऑप्शन भौगोलिक जानकारी, भवन निर्माण, माध्यमिक शिक्षा या फिर कोविड हेल्पलाइन। तो आप चाहें तो कुछ समय के लिए वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सामान्यतया हम प्रश्नों को खबर के बाद लेते थे, लेकिन इस बार हम कुछ सवालों को पहले लेंगे ताकि आप एक बार प्रैक्टिस करके इस बात को समझें कि आप जो उत्तर सोचते हैं, यदि हमने वो खबर नहीं पढ़ी है तो उसको हम किस स्तर तक सॉल्व कर पाते हैं, यानी हमारा गेस कहाँ तक सही होता है। बाकी आगे आपको खबर में इसका जवाब मिल जाएगा। तो समझते हैं भुवन पोर्टल क्या है। यह एक स्वदेशी भूस्थानिक पोर्टल है, ठीक है, और इसको इसरो और मैप माई इंडिया ने प्रारंभ करने के लिए भागीदारी की थी। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है और मैप माई इंडिया एक भारत की ही कंपनी है जो मैप से संबंधित या फिर नेविगेशन से संबंधित डेटा प्रोवाइड कराती है। तो भारत में लागू भू स्थानिक क्षेत्र से संबंधित नए दिशा निर्देशों के अनुरूप यह व्यवस्था शुरू की गई है। क्या है इस पोर्टल में? एक तरह का यह वेब पोर्टल है, यानी इंटरनेट आधारित एक अवसंरचना बनाई गई है। तो उसके अंतर्गत इसका उपयोग इंटरनेट के जरिए भौगोलिक जानकारी यानी भूस्थानिक जानकारी और अन्य संबंधित भौगोलिक सेवाओं को खोजने और उनका उपयोग करने में किया जाएगा। यानी हमें ज्योग्राफी से रिलेटेड, लोकेशन से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए, किसी तरह का कोई मैप देखना हो, सड़क देखनी हो, तो उस तरह की जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो मैप माई इंडिया का डेटाबेस इसरो के हाई इंट्रा सैटेलाइट कैटलॉग और पृथ्वी अवलोकन यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन संबंधी डेटा के साथ यहाँ पर कंबाइन किया गया है। यानी इसरो के पास जो भी सैटेलाइट से उपलब्ध डेटा है उसको इन्होंने मैप माई इंडिया के साथ शेयर किया है, जिससे जो सुविधा है वो और बेहतर हो गई है। यानी इसरो का डेटा और इनकी सुविधा। तो पृथ्वी से संबंधित प्रेक्षण डेटा सेट, नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टेलेशन यानी नाविक, वेब सर्विसेज और मैप माई इंडिया में उपलब्ध एपीआई का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, तो एपीआई क्या है? एक तरह का ऐसा सॉफ्टवेयर मीडिएटर है जो दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से जोड़ने की अनुमति देता है। इसमें नाविक की भी सुविधा जोड़ दी गई है, यानी कि नेविगेशन भी इसके अंतर्गत प्राप्त किया जा सकेगा। यह एक तरह का कंप्यूटिंग इंटरफेस है जो कई सॉफ्टवेयर मीडिएटर्स के बीच के संबंधों को डिसाइड करता है, एपीआई। ठीक, चलिए अब इससे लाभ क्या है, क्यों ऐसा पोर्टल शुरू किया गया था? हम तो अभी तक जीपीएस वगैरह जो गूगल के ऐप हैं या फिर अन्य तरह के ऐप हैं उनके अंतर्गत इस्तेमाल कर ही रहे थे। तो एक निजता की सुरक्षा से संबंधित ये पोर्टल है, इसकी सुरक्षा देगा। कैसे देगा? क्योंकि विदेशी मानचित्र ऐप्स के बजाय अब मैप माई इंडिया के उपयोग से गोपनीयता, ऐसा कहा गया है कि बेहतर तरीके से सुरक्षित हो सकेगी। क्योंकि विदेशी सर्च इंजन चाहे जितना अपने आप को मुफ्त की सुविधा देने वाला कह लें, लेकिन उसके बदले में वो कहीं ना कहीं यूज़र्स का डेटा अपने पास स्टोर रखते हैं और किसी बड़े मार्केट में उनको बड़ी कीमतों में बेच दिया जाता है, ताकि जो यूज़र्स हैं उनको विज्ञापन संबंधी जो जानकारी है उन तक पहुँचाई जा सके। तो एक बहुत बड़ा मार्केट है इस तरह से जो इस डेटा का उपयोग करता है। तो इनके द्वारा जो फ्री मानचित्र पेश करने का दावा है, कहीं ना कहीं वो अपने आप में इतना सही नहीं है। ऐसे में भारत के अंतर्गत एक कंपनी के जरिए ऐसी सुविधा दिया जाना और भारत में ही डेटा मौजूद रहना एक अच्छी व्यवस्था होगी। तो विज्ञापनों के जरिए उपयोगकर्ताओं को लक्षित करती हैं गूगल जैसी अन्य कंपनियां। इसके चलते उनकी गोपनीयता बाधित होती है, यानी कौन सा व्यक्ति क्या सोच रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, ये सभी चीज़ें जब इनके पास मौजूद होंगी, इससे संबंधित डेटा मौजूद होगा, तो वैसे ही लक्षित जो इनके विज्ञापन हैं वो उपयोगकर्ताओं तक भेजे जाते हैं। ठीक, यानी उसकी अवस्थिति, निजी जानकारी संबंधी डेटा की नीलामी करके पैसा कमाते हैं। तो मैप माई इंडिया में विज्ञापन का ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा एक भारतीय पोर्टल होने के नाते यह सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत भी एक तरह की मजबूती दे रहा है। भारत सरकार चाहती है कि हम इस तरह की सुविधाओं को भारत में ही विकसित करें। ठीक, तो मैप माई इंडिया के बारे में थोड़ी बात जान ले। यह क्या है? एक तरह की प्रौद्योगिकी कंपनी है, भारत की ही है। यह डिजिटल मानचित्र संबंधी डेटा
टेलीमेटिक्स सेवाएं, जीपीएस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित सेवाएं देती है। यानी हम कह सकते हैं कि यह एक तरह से गूगल मैप का विकल्प है, जिसमें 7.5 लाख भारतीय गांव और 7,500 भारतीय शहर शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में 63 लाख किलोमीटर का एक सड़क नेटवर्क शामिल किया गया है, और ऐसा इनका दावा है कि यह देश का सबसे विस्तृत डिजिटल मानचित्र डेटाबेस है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा रहा है? तो भारत में बिल्ट इन नेविगेशन सिस्टम प्रदान करने वाले जो लगभग सभी वाहन निर्माता हैं, जो अपनी गाड़ियों में, वाहनों में इस तरह का सैटेलाइट या फिर नेविगेशन सिस्टम देते हैं, तो वो मैप माई इंडिया का ही डेटा उपयोग करते हैं। इसके अलावा एक और ऐप बना है मूव नामक ऐप, मूव ऐप, जो कि रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट और नेविगेशन सुविधा देता है। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातें हैं। चलिए अगला देखिए, संदेश सिस्टम। संदेश सिस्टम का विकास किया गया है। क्या है यह सिस्टम? तो व्हाट्सएप की तर्ज पर एक नया इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का डेवलपमेंट किया गया है। व्हाट्सएप बहुत तेजी से प्रचलित हो चुका है भारत या फिर पूरे विश्व के अंतर्गत, लेकिन है वह बाहरी कंपनी, विदेशी कंपनी। ऐसे में भारत सरकार ने भी एक प्रयास किया है, संदेश नाम से एक इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम शुरू किया है। ठीक, तो इसको राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है, और एनआईसी इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को नेटवर्क और ई गवर्नेंस में भी सहायता करता है, सपोर्ट करता है। तो अगर भारत सरकार चाहती है कि भारत के अंतर्गत जो लोग मौजूद हैं वो भारत के ही एप्लीकेशंस या फिर सुविधाओं का इस्तेमाल करें, तो पहले तो ज़रूरी होगा कि उनको एक विकल्प दिया जाए, जिसके लिए संदेश को शुरू किया गया है। तो यह एक तरह से गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम है, GIMS। ठीक है, यानी किसी भी सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक उपयोगकर्ता द्वारा एक वैलिड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी का उपयोग करके इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें भी कुछ खास विशेषताएं दी गई हैं, जैसे कि व्हाट्सएप में हम देखते हैं ग्रुप बनाना, मैसेज करना, मैसेज को फॉरवर्ड करना और इमोजीज वगैरह, उस तरह के फीचर इसमें भी दिए गए हैं। इसका महत्व क्या होगा, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों लाया गया? तो सरकारी कर्मचारी खास तौर से और आधिकारिक संचार करने के लिए जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT-IN था और गृह मंत्रालय था, तो उसने सरकारी अधिकारियों से इस बात को कहा था कि वे जूम जैसे एप्लीकेशंस का उपयोग करने से बचें, क्योंकि उनके पास जो डेटा सुरक्षित हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, उसका किसी भी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में एक उसकी वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का यहाँ पर प्रयास किया गया था। तो सुरक्षा और गोपनीयता चिंताओं को देखते हुए एक तरह का स्वदेशी उत्पाद यहाँ पर डेवलप किया गया है। ठीक, चलिए अगली प्रमुख जो न्यूज़ है वह है क्वांटम प्रौद्योगिकी या फिर क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी क्यों बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसको हम देखते हैं, लेकिन पहले एक सवाल देखें। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट्स में गणना की जाती है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट, क्वांटम यांत्रिकी के तहत परमाणुओं और उप परमाणु कणों के पैमाने पर यानी कि एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर प्रकृति के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा स्टेटमेंट या कौन से स्टेटमेंट सही हैं। कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका जवाब दीजिए, फिर अभी हम आगे इसका जवाब आपको देते हैं। ठीक, चलिए क्वांटम प्रौद्योगिकी। तो क्वांटम तकनीक और उसके अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन, इसके लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई थी। इसके अलावा केंद्रीय बजट 2021-22 में भी इस रिपोर्ट के तहत 8,000 करोड़ रुपए का खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया था, और 2018 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी क्वेस्ट नामक एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ी तकनीकों का विकास। इसके अलावा भारत को अमेरिका और चीन के बाद क्वांटम तकनीक में प्रमुख देश बनाना भारत सरकार का एक लक्ष्य था। तो क्वांटम तकनीक क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, इसका क्या क्या उपयोग किया जा सकता है, इसको देखें। तो क्वांटम प्रौद्योगिकी क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित है, यानी क्वांटम मैकेनिक्स पर जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है वह कार्य करती है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? यह फिजिक्स का एक मौलिक सिद्धांत है जिसके अंतर्गत परमाणुओं और उप परमाणु कणों के पैमाने पर प्रकृति के भौतिक गुणों का
विवरण दिया जाता है, यानी कि एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर जाकर के उनके अंतर्गत जो प्रक्रियाएं चलती हैं, किस तरह से नेचर कार्य करता है, उसको देखा जाता है। तो इस लेवल पर जाने के बाद जो सामान्य भौतिकी के नियम हैं वो थोड़ा अलग तरह से कार्य करते हैं। ठीक, तो इसका पहला चरण जो था उसके अंतर्गत प्रकाश तथा पदार्थ यानी लाइट और मैटर के अंतर्गत जो इनकी अंतः क्रिया है उसके बारे में जानकारी हमें मिली थी, हमारी समझ विकसित करने का आधार बना था। इसके अलावा लेज़र और अर्धचालक ट्रांजिस्टर जैसे आविष्कारों को बढ़ावा मिला था। अब क्वांटम प्रौद्योगिकी की दूसरी क्रांति का चरण माना जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? कंप्यूटिंग के क्षेत्र में क्वांटम यांत्रिकी के गुणों का प्रयोग, यानी कि हम क्वांटम कंप्यूटिंग जो शब्द सुनते हैं वो दरअसल अगला चरण इसका माना गया है। क्वांटम कंप्यूटिंग के अंतर्गत तरह तरह के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनका भी निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। क्वांटम तकनीक के अंतर्गत नए तरह के इंक्रिप्शन मेथड्स को लाया जा रहा है कि कैसे जो डेटा है उसकी गोपनीयता को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, अभी उसको भी हम देखते हैं। तो पारंपरिक और क्वांटम कंप्यूटिंग के बीच एक छोटा सा अंतर समझें, अगर इससे कोई सवाल पूछ लिया जाए तो हमें बेसिक चीज़ मालूम हो। तो पारंपरिक जो कंप्यूटिंग है वो दरअसल सूचनाओं का एक बाइनरी सिस्टम है, यानी 0 और 1 पर आधारित है। इस पर ही प्रोसेसिंग चलती रहती है। अब इसके जितने सेगमेंट बन सकते होंगे उतने अलग अलग तरह के पैटर्न बनाए जाते हैं। तो पारंपरिक भौतिकी का ये अनुसरण करती है पारंपरिक कंप्यूटिंग, और हमारे जो कंप्यूटर हैं एक समय में 1 या 0 को ही प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटिंग है इससे अलग है, ये क्यूबिट्स या फिर क्वांटम बिट्स में गणना करती है और क्वांटम यांत्रिकी के गुणों का अनुसरण करती है। तो शुरू में हमने जो सवाल पूछा था लगभग उसका जवाब आपको मिल गया होगा। चलिए, इसके अलावा प्रोसेस में जो 1 और 0 ये दोनों ही अवस्थाएं एक साथ उपयोग की जा सकती हैं, जिसे क्वांटम सुपरपोजिशन अवस्था कहा गया है। तो क्वांटम सुपरपोजिशन में एक क्वांटम कंप्यूटर के योजनाबद्ध रूप से काम करने पर यह एक साथ समानांतर रूप से कार्य कर रहे कई पारंपरिक कंप्यूटर को फॉलो कर सकता है, यानी एक क्वांटम कंप्यूटर कई सारे कंप्यूटर्स के स्थान पर या फिर उनके समानांतर कार्य करने में सक्षम हो सकता है। ठीक, इसके अलावा इसका जो लाभ है सुरक्षित संचार के रूप में हम देख सकते हैं, क्योंकि चीन ने स्थलीय स्टेशनों और उपग्रहों के बीच में एक सुरक्षित क्वांटम संचार का लिंक स्थापित किया था, जिसकी वजह से हमें भी इस बारे में समझ हमारी विकसित हुई कि ऐसी भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों के साथ उपग्रह, सैन्य और साइबर सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कंप्यूटर के जरिए की जाने वाली जो गणनाएं हैं उसमें भी तेजी आएगी, यानी एक सामान्य कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम के जरिए जितनी गति से गणना कर सकता है, एक क्वांटम कंप्यूटर उससे कहीं ज़्यादा तेजी से गणना कर सकता है। ऐसे में जो अंतरिक्ष से संबंधित बहुत सारे विशाल आंकड़े हमारे पास आते हैं, हम उनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो व्यवस्था है सुरक्षित है और हैक रहित है। एक तरह से हैक रहित जो उपग्रह संचार है उसकी भी सुविधा देती है। क्वांटम तकनीक क्रिप्टोग्राफी को बहुत मजबूत कर देती है। तो हम कहें ग्रेविटी के लेवल पर गुरुत्वाकर्षण के लिए, ब्लैक होल आदि से संबंधित जो भौतिकी के ऐसे मूलभूत सवाल हैं जो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, उनको हल करने में सहायक हो सकती है। इसके अलावा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो भारत चला रहा है उसमें भी मदद कर सकती है। एक बहुत ज़्यादा सूचनाओं को एक तरह से हम कैसे सेव कर सकें उसमें मदद मिलेगी। इसके अलावा जीवन विज्ञान, कृषि और चिकित्सा में भी नई क्षमता को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो 20 संस्थानों का एक साझा प्रयास जो किया गया था जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, उसके तहत भी मदद कर सकता है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। कैसे? सुनामी, सूखा, भूकंप और बाढ़ आदि का अधिक सटीकता से हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो हमारी मौसम विज्ञान प्रणाली है उसको भी और मजबूत किया जा सकता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के संबंध में डेटा का संग्रह और बेहतर तरीके से कर सकते हैं और उसको मजबूत भी कर सकते हैं। ठीक, औषधियों में भी जो नए अणु हैं उनकी खोज और उससे संबंधित जो प्रोसेस हैं उनमें लगने वाला जो समय है उसको लगभग 10 वर्षों को घटाकर ये कुछ दिनों तक ही कर सकता है। यानी ऐसी प्रक्रियाएं जिनको करने में सामान्य कंप्यूटर व्यवस्था को 10 साल लगने वाले हैं, उस व्यवस्था को ये उन गणनाओं को लगभग कुछ ही दिनों तक सीमित कर सकता है, कुछ दिनों में उन्हें पूरा कर सकता है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग दरअसल औद्योगिक क्रांति 4.0 का एक अभिन्न अंग माना गया है
औद्योगिक क्रांति 4.0 में और क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, एआई। तो इसका लाभ उठाने के लिए जो भी रणनीतियाँ हमने शुरू की हैं उसमें भी क्वांटम टेक्नोलॉजी मददगार हो सकती है। इसके अलावा भविष्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था यानी नॉलेज इकोनॉमी की नींव रखने में भी सहायक हो सकती है। चलिए अब एक और शब्द से जुड़ता है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, जो क्रिप्टोग्राफी वाली तकनीक हम बात कर रहे थे वहां पर अब ये चीजें आएंगी। इसको देखें तो सरकार द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स यानी C. क्वांटम कम्युनिकेशन लैब का उद्घाटन किया गया था। तो स्वदेशी रूप से विकसित क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी QKD सॉल्यूशंस भी यहाँ पर शुरू किए गए थे। इसके अलावा सरकार ने 8 सालों की अवधि के क्वांटम टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस पर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया था, जिसके लिए $1 बिलियन का आवंटन किया गया था, जिस वजह से ये खबर चर्चा में थी। तो QKD यानी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन आखिर क्या है? तो एक तरह की एक क्वांटम क्रिप्टोग्राफी तकनीक है जो सुरक्षित संचार विकसित करने का एक माध्यम हो सकती है, एक सिस्टम बना सकती है। इसमें क्या होता है, इसमें सीक्रेट कीज को वितरित और साझा करने का एक तरीका दिया जाता है। यानी हम कहते हैं ना कि एक तरफ से डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है और दूसरी तरफ उसे डिक्रिप्ट कर दिया जाता है। तो सूचना इतनी सेफ होती है कि उसको किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नहीं पढ़ा जा सकता, केवल जिसने भेजा है और जिसके लिए भेजा है वही उसे प्राप्त करके डिक्रिप्ट करता है। कुछ ऐसी ही सुविधा हम व्हाट्सएप के अंतर्गत देखते आते हैं और सुनते भी हम उसमें कि इनक्रिप्शन तकनीक का उपयोग है, लेकिन यहाँ पर क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की बात की गई है, याद रखिएगा। तो क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल के लिए जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टोग्राफी क्या है? सुरक्षित संचार तकनीकों का एक तरह से अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। केवल प्रेषक यानी भेजने वाला और संदेश प्राप्त करने वाला इसकी कंटेंट देख सकता है। जैसा भी हमने डिस्कस किया कि जिसने भेजा है उसके पास कंटेंट मौजूद है, जिसको भेजा है केवल वही उसे देख पाएगा। तो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम प्रोटोकॉल सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए ये व्यवस्था बहुत ज़रूरी है क्रिप्टोग्राफी की, खासकर जब इंटरनेट जैसे अविश्वसनीय नेटवर्क के माध्यम से संचार हम करते हैं। ऐसे में ये व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या है यह व्यवस्था? तो डेटा इंक्रिप्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक जो क्रिप्टो सिस्टम है उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि जो पारंपरिक सिस्टम है वह किस प्रकार करता है, गणितीय एल्गोरिदम की जटिलता पर निर्भर होता है। उसमें गणित के माध्यम से ऐसी चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं कि ताकि वो व्यवस्था थोड़ी सी जटिल हो जाए, उसको इतनी आसानी से डिकोड ना किया जा सके। लेकिन क्वांटम संचार द्वारा दी जाने वाली जो सुविधा होगी वो भौतिकी के नियमों पर आधारित होगी, ना कि गणित वाले नियमों पर। सामान्य गणित के नियम कुछ समय के बाद ब्रेक किए भी जा सकते हैं, ऐसी संभावना हो सकती है, लेकिन जो क्रिप्टोग्राफिक नियम होंगे वो उससे कहीं ज़्यादा जटिल होंगे, इसलिए उनको ब्रेक करना और मुश्किल होगा। इसका जो सिस्टम है कैसे कार्य करेगा? तो QKD में यानी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्रिप्शन कीज को ऑप्टिकल फाइबर में क्यू बिट्स या फिर क्वांटम बिट्स के रूप में भेजा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? अन्य माध्यमों की तुलना में लंबी दूरी के लिए और तेजी से अधिक डेटा संचारित करने में सक्षम होता है, बहुत तेजी से डेटा भेजता है। ऑप्टिकल फाइबर के अंतर्गत हम 4G सुविधा का भी लाभ उठा रहे हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रणाली है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत, जिस पर ये कार्य करती है। तो महत्वपूर्ण हो जाती है, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए आगे है ओपन रैन आर्किटेक्चर। क्या है ओपन रैन आर्किटेक्चर, इसको समझें। तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई ने, उनके अध्यक्ष ने कहा है कि ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क यानी RAN और सॉफ्टवेयर दूरसंचार नेटवर्क के उपयोग से भारतीय संस्थाओं को नेटवर्क उपकरण बाजार में प्रवेश करने के लिए अवसर मिल सकेंगे। अभी आसान करके समझते हैं पूरी बात क्या कहना चाह रहे थे। तो ओपन रैन, ORAN भी इसको कहते हैं, कोई नई तकनीक नहीं है। ये दरअसल क्या है, जो मोबाइल नेटवर्क यहाँ पर मौजूद है देश के अंतर्गत, उसके आर्किटेक्चर में जो निरंतर बदलाव हो रहे हैं उसको ही सूचित करता है। तो कैसे उसको और बेहतर बनाया जाए, इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। तो विभिन्न प्रकार के वेंडर्स यानी कई तरह के जो वेंडर्स हैं उनके माध्यम से उसके जो उपकेंद्र हैं उनका एक नेटवर्क स्थापित करेंगे और इस व्यवस्था में एक ओपन मल्टी वेंडर आर्किटेक्चर का निर्माण किया जाएगा। यानी कि
मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए एकल विक्रेता स्वामित्व आर्किटेक्चर के विपरीत, यानी अभी तक जो भी मोबाइल नेटवर्क डेवलप किया जा रहा था उसमें अगर एक सिंगल मालिक मौजूद था तो उसको हटा करके अब कई सारे वेंडर्स को एक साथ जोड़ने की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। तो ओरैन विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित हार्डवेयर को एक साथ संचालित करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। इसके अलावा इसकी जो अवधारणा है वो RAN में कई उपकेंद्रों जैसे कि रेडियो हो सकते हैं, हार्डवेयर हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रोटोकॉल इंटरफेस को डिज़ाइन करता है या फिर इसको खोलता है। थोड़ा सा जटिल हो सकता है लेकिन ये जो व्यवस्था है पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि जो रेडियो आधारित संचार है उसकी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं रेडियो एक्सेस नेटवर्क की बात इसमें की गई है, ठीक है। लेकिन अगर ओरैन के बारे में पूछ ही दिया जाए कि किससे संबंधित है तो एटलीस्ट आप इसका जवाब दे पाएंगे। यानी जो रेडियो एक्सेस नेटवर्क है वो क्या है, दूरसंचार प्रणाली का एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या किसी भी रिमोट आधारित मशीन को हम इससे संबंधित मान सकते हैं। ये पूरी व्यवस्था इस तरह से संबंधित है। चलिए अगला है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। क्या होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, क्यों चर्चा में था? आपको याद होगा एक खबर गिटहब का मामला एक चर्चा में था जिस पर हमने विस्तार से एक प्रोग्राम भी किया था। इस खबर को हम यहाँ पर डिस्कस जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इससे संबंधित कुछ विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो सर्च कीजिएगा इन न्यूज़ प्रोग्राम गिटहब से संबंधित, उस पर हमने इसको विस्तार से कवर किया है। लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो गिटहब का उपयोग भारत में एक महिला के यौन उत्पीड़न से जुड़े आपत्तिजनक नाम वाले ऐप को बनाने और साझा करने में किया गया था। इस ऐप में क्या किया गया था कि सोशल मीडिया हैंडल से उनकी कुछ तस्वीरों को निकाल लिया गया और उसके अंतर्गत डाल दिया गया, और जो लोग थे उसके यूज़र्स थे उनसे उस तस्वीरों के आधार पर उस महिला से संबंधित बोली लगाने के लिए कहा गया। तो एक तरह से किसी महिला के लिए ये गोपनीयता का मामला भी है, प्लस एक आने वाले समय में क्राइम भी हो सकता है। तो गिटहब क्या है? गिटहब दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा ओपन सोर्स डेवलपर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है। क्या होता है यह प्लेटफॉर्म? एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर कोई यूज़र अपने किसी प्रोजेक्ट को और उससे जुड़े कोड को दूसरों को देखने के लिए, उनको एडिट करने के लिए और उनसे सलाह लेने के लिए अपलोड करता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रोग्राम पर कार्य कर रहा है तो उससे संबंधित जो कोड होगा वो भी उस प्लेटफॉर्म पर वह डाल देगा। तो उसमें जो अन्य यूज़र्स होंगे या उससे संबंधित विशेषज्ञ होंगे, अगर वे चाहें तो उसमें जा कर के उसको एडिट कर सकते हैं, उसको और बेहतर कर सकते हैं। इस तरह की सुविधाएं उसमें दी जाती हैं। तो इस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर में गिट का उपयोग किया गया है। इसकी जो अवधारणा है साल 2005 में जो लाइनक्स सॉफ्टवेयर है, तो लिनक्स के डेवलपर थे लिनुस टोरवाल्ड्स, इनके द्वारा बनाया गया था। ठीक, चलिए ओपन सोर्स को और अगर हम समझें तो डिज़ाइन सार्वजनिक रूप से सुलभ होते हैं। यहाँ डिज़ाइन का मतलब हुआ ऐसे प्रोग्राम्स जो लोग बना रहे हैं, एप्लीकेशन के डेवलपर उसे बना रहे हैं और जहाँ लोग उसे एडिट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इसमें जो अधिकार होगा उसी सॉफ्टवेयर डेवलपर का ही होगा, बाकी लोग उसमें मदद जरूर कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? अपने सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है जहाँ पर बाकी लोग इसका उपयोग, संशोधन और वितरण कर सकते हैं, लेकिन जो अधिकार है वो केवल उसका ही रहता है जिसने इसको अपलोड किया होगा या जिसका ये प्रोग्राम होगा। तो सोर्स कोड का प्रयोग कंप्यूटर प्रोग्राम या एप्लीकेशन व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, बदलाव के रूप में या फिर बदलाव करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आमतौर पर एक लाइसेंस शामिल होता है। तो प्रोग्रामर को अपनी आवश्यकताओं के मुताबिक सॉफ्टवेयर को संशोधित करने की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के वितरण को भी ये नियंत्रित करता है। यानी मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है, उसका एक लाइसेंस की होता है, लेकिन यहाँ पर वो ओपन होगा, यानी उसको कोई भी जाकर के एडिट कर सकता है। जो ओपन सोर्स वाले सॉफ्टवेयर नहीं होंगे वहाँ पर क्या होगा? लाइसेंस ओपन नहीं होगा, किसी भी तरह से उसको एडिट या फिर रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकेगा। ये थोड़ा सा अंतर भी है। ठीक है, तो लाइनक्स, मोजिला फायरफॉक्स, वीएलसी मीडिया प्लेयर आदि कुछ इसके उदाहरण हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के। इसके अलावा जो क्लोज्ड सोर्स या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है, वही बात जो हमने की, ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पर सोर्स का जो कोड है
वो सुरक्षित और इनक्रिप्टेड रखा जाता है, यानी कि कोई भी और व्यक्ति उसे एडिट नहीं कर सकता, उसका उपयोग करता। ठीक, तो भारत सरकार ने भी 2015 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अपनाने पर एक नीति जारी की थी और आरोग्य सेतु जो ऐप है, आरोग्य सेतु का एंड्रॉयड वर्जन ओपन सोर्स के माध्यम से बनाया गया है। इस बात को याद रखिए कि भारत के संदर्भ में अगर कोई ऐसा सवाल बने तो आरोग्य सेतु ऐप इसका एक उदाहरण है। इसके अलावा जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसको बढ़ावा देना गवर्नमेंट टेक 3.0 का एक हिस्सा है। इसके अलावा गवर्नमेंट टेक 3.0 मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र पर केंद्रित है, जहां पर डिजिटल कॉमन्स बनाने पर सरकार का फोकस है, यानी ऐसी व्यवस्था जहां पर लोग आगे आकर के इस तरह की जो एप्लीकेशंस है उसको बनाने में मदद कर सके, ऐसा सरकार की मंशा है। चलिए अगली खबर है पेगासस स्पाईवेयर। तो पेगासस बहुत ज़्यादा चर्चा में था, क्या है इसकी प्रमुख बातें। स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर पेगासस का कथित तौर पर भारत में भी उपयोग किया गया था, ऐसी बातें कही गई थी। पेगासस सॉफ्टवेयर क्या है, व्यापक रूप से सार्वजनिक हस्तियों पर इसका इस्तेमाल किया गया था, यानी एक तरह से उनकी जो गुप्त सूचनाएं हैं उनको रिकॉर्ड या फिर निगरानी में रखा गया था, उनके बारे में निगरानी की जा रही थी। तो पेगासस एक तरह का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, जिसे हम मैलवेयर के नाम से भी जानते हैं, जो गुप्त तरीके से निजी सूचनाओं पर हमला करते हैं। एक तरह का स्पाईवेयर है ये, यानी कि गुप्त रूप से किसी की निगरानी करने वाला एक प्रोग्राम है। तो उपयोगकर्ताओं की जानकारी के बिना उनके उपकरणों तक पहुंच प्राप्त करता है, यानी उनके उपकरणों में, कंप्यूटर में, मोबाइल में, लैपटॉप में पहुंच जाता है और व्यक्तिगत जानकारी कलेक्ट करता रहता है। इसको किसने डेवलप किया है, इजराइल की एक फर्म है NSO ग्रुप, इन्होंने इसे विकसित किया है। तो इतनी जानकारी पेगासस के बारे में हमें बेसिक होनी चाहिए। अब देखते हैं वेब 3.0 को क्या है, लेकिन पहले एक सवाल ले लें इससे संबंधित। तो सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेब 3.0 एक विकेंद्रीकृत इंटरनेट व्यवस्था है जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, वेब 1.0 में उपयोगकर्ता स्वयं के वीडियो और फोटो अपलोड कर सकते थे। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप इसका जवाब दे सकते हैं, बाकी अभी आपको इसका जवाब आगे मिल जाएगा। तो वेब 3 या फिर 3.0 इंटरनेट के संभावित अगले चरण की व्याख्या करता है। इसको हम वेब 1.0 यानी शुरुआत कर सकते हैं इंटरनेट से वेब 1.0, 2.0 और अब 3.0 की बात की जा रही थी। और 2021 में यानी पिछले साल ये शब्द काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, तो इसके बारे में जानकारी सर ले ले पूरी। तो वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे हम WWW के नाम से जानते हैं, इसे ही वेब के रूप में भी जाना जाता है। तो वेब सर्वर में संग्रहित वेबसाइटों या वेब पेजों का एक संग्रह है। वेब क्या है, वेब एक तरह का जाल है जिसमें कई सारी सूचनाएं, कई सारा डेटा मौजूद है और इंटरनेट की व्यवस्था के अंतर्गत इसका हम उपयोग करते हैं, यानी इंटरनेट के जरिए जो स्थानीय कंप्यूटर हैं उससे ये जुड़ा होता है। इसमें कई सारी वेबसाइटों के पेज, डिजिटल इमेजेस, ऑडियो, वीडियो और भी बहुत सारी सूचनाएं मौजूद रहती हैं और कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जो इन तक एक्सेस हमें प्रदान करते हैं, जैसे कि गूगल हो गया या फिर और भी इस तरह की जो इंटरनेट के अंतर्गत सर्च इंजन है, याहू हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सप्लोरर हो सकता है। ठीक, तो उपयोगकर्ता कंप्यूटर, लैपटॉप, सेलफोन आदि के जरिए अपने उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं और इंटरनेट पर इन साइट्स की सामग्री तक पहुंच सकते हैं। तो ये इसी तरह की सुविधाएं विकसित की गई है। लेकिन जो वेब 3.0 है वो एक तरह का विकेंद्रीकृत इंटरनेट प्लेटफॉर्म है जो कि ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। वेब 3.0, तो वेब 1.0 और 2.0 भी रहे होंगे, यानी एक व्यवस्था जो इससे अलग करके देखी जा सकती है। वेब 3.0 में उपयोगकर्ताओं के पास प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन में जो स्वामित्व है उस पर हिस्सेदारी दी जाएगी। अभी जब हम इसे 1.0 और 2.0 से तुलना करेंगे तब ये चीज़ ज़्यादा स्पष्ट हो सकेगी कि हाँ किस बारे में बात की जा रही है। तो ये जो व्यवस्था है, ये तकनीकी प्लेटफॉर्म अभी तक इसको नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा जो कंपनी है ब्लॉकचेन तकनीक से संबंधित इथेरियम, उसके संस्थापक गैविन वुड ने साल 2014 में पहली बार वेब 3 शब्द का इस्तेमाल किया था। अगर ऐसी भी बात कोई पूछी जाए तो आपको जानकारी होनी चाहिए। अब शुरुआत करते हैं वेब 1.0 से।
तो इसको वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट के नाम से भी जानते हैं और इसकी शुरुआत 1989 से हम देखते हैं। 1993 से हालांकि ये लोकप्रिय हुआ, 89 के बाद विकसित होने के बाद, और 1999 तक ये चलता रहा। और वेब 1.0 के समय में इंटरनेट अधिकतर स्टैटिक वेब पेज के रूप में रहता था, यानी वेबसाइट पर स्टैटिक और स्थिर जानकारी रहती थी। सीधी सीधी बात यह है कि वेबसाइट्स पर कुछ बातें लिखी रहती थी जिसको हम केवल पढ़ सकते थे, उसमें कुछ भी हम अपनी तरफ से नहीं लिख सकते थे या फिर कुछ और सूचना हम नहीं दे सकते थे। ठीक, तो रीड ऑनली व्यवस्था थी ये शुरुआत में। उसके बाद आता है वेब 2.0। वेब 2.0 पर अगर हम बात करें तो वेब 2.0 साल 1990 के दशक के अंत में शुरू हुआ माना जाता है, लेकिन इसकी जो अधिकांश सुविधाएं थीं वो पूरी तरह से साल 2004 में उपलब्ध हो सकी थी। और अभी भी ऐसा माना जाता है कि वेब 2.0 का ही युग चल रहा है, जिसे हम सोशल मीडिया का ज़माना कहते हैं। यानी कि जो वेब 1.0 था उस समय उपयोगकर्ता कोई भी कंटेंट नहीं बना सकते थे, ना ही इंटरनेट पर कोई भी रिव्यू पोस्ट कर सकते थे। लेकिन जो सोशल मीडिया का दौर है उसमें यही चीज़ें चल रही हैं, यानी जिसे हम वेब 2.0 के नाम से जान रहे हैं। इसमें उपयोगकर्ता स्वयं के कंटेंट बना भी सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, अपनी पसंद की तस्वीरें और वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्रकार की बातचीत जो भी आती है वेब 2.0 की विशेषता मानी जाती है। ठीक, अब बात चल रही है 3.0 की, जो इससे थोड़ा अलग होगा। वेब 2.0 में इंटरनेट और इंटरनेट ट्रैफिक संबंधी अधिकांश जो भी डेटा होता है उसका स्वामित्व किसके पास है? कुछ विशिष्ट कंपनियों के पास, जैसे गूगल, फेसबुक या हम कहें मेटा। यानी कि 2.0 अभी जो चल रहा है इसमें इंटरनेट और इंटरनेट ट्रैफिक संबंधी जो भी अधिकार हैं कि कैसे डेटा और सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा, वो अधिकार बड़ी कंपनियों के पास हैं। यानी कि इससे डेटा गोपनीयता और डेटा सुरक्षा जैसे मुद्दे उत्पन्न होते हैं और डेटा सुरक्षा से संबंधित जो चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, वे सामने आती हैं। यानी इंटरनेट का मूल उद्देश्य अभी के समय हम देख सकते हैं कि विकृत हो रहा है, खुली जानकारियां मौजूद नहीं हो पा रही। तो वेब 3.0 क्या होगा? एक विकेंद्रीकृत और निष्पक्ष इंटरनेट प्रदान करेगा। ठीक, यानी कि जो उपयोगकर्ता होगा उसके पास अपने स्वयं के डेटा को नियंत्रित करने का अधिकार होगा। इसके अलावा इसमें जो मीडिएटर्स हैं उनको हटाया जाएगा, यानी ऐसी व्यवस्था है जो मीडिएटर्स को हटाने पर फोकस्ड है। इसके अलावा ब्लॉकचेन के साथ लेन देन का समय और स्थान स्थायी रूप से इसमें दर्ज होगा, ब्लॉकचेन तकनीक भी इससे संबंधित होगी। इसके अलावा वेब 3 जो है मीडिएटर्स की भूमिका को समाप्त करके विक्रेता से खरीदार जैसी व्यवस्था, यानी सहकर्मी से सहकर्मी वाली व्यवस्था को बढ़ावा देता है। ठीक, पीयर टू पीयर जिसे हम कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। 5G तकनीक बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इससे सवाल बन सकता है 5G तकनीक में क्या क्या बातें हमें जाननी है। तो दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार कंपनियों और अन्य उद्योग से रिलेटेड जो विशेषज्ञ हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड, उनसे अगले 10 सालों में 5G बैंड सहित रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बिक्री और उपयोग के बारे में जानकारी मांगी थी। ये तो हुई चर्चा की बात, लेकिन 5G तकनीक है वो क्यों खास है? तो 5G नेटवर्क मिलीमीटर वेब स्पेक्ट्रम यानी 30 से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में काम करेगा। ठीक, इसके अंतर्गत तीव्र गति से बहुत तेज़ी से अधिक मात्रा में डेटा भेजा जा सकता है, खासियत यही है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी अधिक होने के कारण ये आसपास के संकेतों से बहुत कम प्रभावित होता है। ये कुछ विशेषताओं की हम बात कर रहे हैं, तो इस तरह की बातें जो है स्टेटमेंट में लिख करके पूछी जा सकती हैं। 5G जो सेवा है मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क में नवीनतम LTE यानी लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जिसे हम 4G के अंतर्गत भी देखते हैं, उसका अपडेटेड वर्जन हम कह सकते हैं। यानी 5G के हाई बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट स्पीड 20 Gbps तक दर्ज की गई है, जबकि 4G में स्पीड कितनी थी? 1 Gbps तक मिलती, उससे भी कम थी। अब 5G में ऐसा कहा जा रहा है कि ज़्यादा तेज़ होगी। तो 5G नेटवर्क में डाउनलिंक स्पीड 20 Gbps और अपलिंक स्पीड लगभग 10 Gbps तक अभी तक देखी गई है। इसके अलावा 5G मुख्य रूप से 3 बैंड में यानी निम्न, मध्यम और उच्च फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पर कार्य कर सकता है। इनको भी देखें तो जो निम्न बैंड स्पेक्ट्रम की बात है उसमें इंटरनेट की गति और डेटा के आदान प्रदान की अधिकतम गति 100 Mbps तक होती है। वहीं जो मध्यम बैंड स्पेक्ट्रम है उसमें
निम्न बैंड स्पेक्ट्रम के मुकाबले इंटरनेट की गति थोड़ी तेज होती है, हालांकि जो कवरेज क्षेत्र है और सिग्नल है उसकी भी कुछ लिमिटेशन है। इसके बाद आता है उच्च बैंड स्पेक्ट्रम, जिसमें इन दोनों की तुलना में जो गति है इंटरनेट की इससे ज़्यादा है और कवरेज और सिग्नल भेजने की जो क्षमता है वो सीमित है, यानी जो कवरेज होगा वो बहुत सीमित क्षेत्र में होगा और जो सिग्नल्स हैं उनको बहुत आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकेगा किसी अन्य के द्वारा, तो एक स्थान के अंतर्गत काफ़ी तेज गति से कार्य करेगा। लेकिन 5G में अगर हम कहें चैलेंजेस क्या क्या हैं, बाधाएं क्या हो सकती हैं, तो 5G संचार प्रणाली के लिए अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बदलना होगा। यानी एक तरह से हम कहें जिन लोगों के पास पुराने मोबाइल फ़ोन मौजूद हैं उनको भी अपडेट करने होंगे अपने मोबाइल फ़ोन। इसके अलावा जो लागत है वो भी बढ़ेगी, उनके द्वारा किए जाने वाला खर्च बढ़ेगा। इसके अलावा 5G तकनीक से जो डेटा का ट्रांसफ़र है बहुत दूर तक नहीं हो सकता है, बहुत लिमिटेड एरिया में ही ये कार्य करेगा। इसके अलावा 5G तकनीक के लिए बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करना होगा। लाभ देखें तो 5G तकनीक क्लाउड, बिग डेटा, एज कंप्यूटिंग आदि जैसी जो चौथी औद्योगिक क्रांति की हम बात करते हैं उसके लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। यानी 5G तकनीक की ही ज़रूरत होगी जहां पर हम इंटरनेट ऑफ थिंग जैसी व्यवस्था की बात करते हैं, जहां पर हम कहते हैं कि जो भी उपकरण हमारे पास मौजूद होंगे, मोबाइल, लैपटॉप, AC, फ्रिज, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। संचार व्यवस्था इतनी तेज होगी कि बहुत तेज़ी से कार्य करेंगे, तो इसके लिए 5G की हमें ज़रूरत है। तो 5G नेटवर्क मोबाइल बैंकिंग और हेल्थ केयर जैसी सेवाओं की भी जो रीच है उसमें भी सुधार करेगी। इसके अलावा रोजगार के नए अवसर भी सृजित कर सकता है। चलिए, तो इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है 5G में मिलीमीटर वेव बैंड। ये क्या है इसको देखें। तो सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन इंडिया ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के दौरान मिलीमीटर वेव बैंड को शामिल करने की जो सरकार की योजना है उस पर चिंता व्यक्त की थी। और सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन जो है वो क्या है, एक औद्योगिक निकाय है जो भारत में संचार उपग्रह से रिलेटेड जो इकोसिस्टम है उसके हितों का प्रतिनिधित्व करता है। ये न्यूज़ हो गई। अब इसके बारे में हम जानते हैं क्या बातें हैं इस मिलीमीटर वेव बैंड में। क्या है ये एक तरह की रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, उसका एक विशेष भाग कह सकते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम का। 24 गीगाहर्ट्ज से 100 गीगाहर्ट्ज के बीच लगभग ये कार्य करेगा और इस स्पेक्ट्रम की जो तरंगदैर्घ्य है वो छोटी होती है। सवाल में पूछा जा सकता है, इस तरह का स्टेटमेंट बनाया जा सकता है, ऐसा लिख सकते हैं कि इसकी तरंगदैर्घ्य बड़ी होती है, तो नहीं, छोटी होती है। और इसकी जो खासियत है इसमें अधिक गति, कम लेटेंसी यानी कम देरी ये प्रदान करने के लिए बेहतर माना जाता है। यानी डेटा ट्रांसफ़र को बेहतर बनाता है और निर्बाध बनाता है, यानी बेरोक टोक डेटा ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं। इस इमेज में अगर हम देखें तो इसमें अलग अलग बैंड्स को दिया गया है, जहां लो बैंड्स 1 गीगाहर्ट्ज से कम, मिड बैंड 1 कहा गया है 1 गीगाहर्ट्ज से 2.6 गीगाहर्ट्ज, मिड बैंड 2 3.5 गीगाहर्ट्ज से 7 गीगाहर्ट्ज और हाई बैंड 24 गीगाहर्ट्ज से लगभग 48 गीगाहर्ट्ज के बीच में मान रहे हैं। तो इसमें जो अंतर है उसको आप देखिए कि जहां लो बैंड है वहां पर कवरेज ज़्यादा है, ज़्यादा एरिया वो कवर कर रहा है, ठीक, लेकिन जो उसकी बैंडविड्थ है यानी डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड है वो काफ़ी कम है। इसके अलावा जो लेटेंसी है यानी जो विलंब है डेटा ट्रांसफरिंग में वो सबसे ज़्यादा है। इसकी तुलना अगर आप हाई बैंड से करेंगे तो इसकी कवरेज कम है, यानी कम एरिया में ये कवरेज दे पाएगा, लेकिन जो इसकी बैंडविड्थ है डेटा ट्रांसफ़र की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। और लेटेंसी यानी कि जो विलंब है, देरी है, वो बहुत कम है, यानी बहुत कम देरी के अंतराल में, यानी बहुत कम अंतराल में बहुत तेज़ी से सूचना का स्थानांतरण होगा, लेकिन छोटे क्षेत्र में होगा। ठीक, चलिए अब हम यूपीएससी के अंतर्गत पूछे गए जो विगत वर्षों के सवाल हैं उनको देख लें। महत्वपूर्ण सवाल किस तरह से बनाए गए थे, किस तरह से पूछे गए थे। ठीक, तो 2019 का एक सवाल है, इसमें कहा गया है डिजिटल सिग्नेचर को लेकर के सवाल है। इसमें पूछा था कि यह एक ऐसा अभिलेख है जो इसे जारी करने वाले प्रमाणन अधिकारी की पहचान करता है। ये पहला स्टेटमेंट है डिजिटल सिग्नेचर के संबंध में। दूसरा स्टेटमेंट इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुंच के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होता है। और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश इसका अपरिवर्तित है। तो आपको बताना था इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, यानी केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला एक सवाल
2019 का। इसमें कहा गया है परिधेय प्रौद्योगिकी यानी वेयरेबल टेक्नोलॉजी, पहनने योग्य जो तकनीकी उपकरण है उनके संदर्भ में परिधेय उपकरणों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कार्य किए जा सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति की लोकेशन का निर्धारण किया जा सकता है, किसी व्यक्ति की स्लीप मॉनिटरिंग यानी निद्रा मॉनिटरिंग की जा सकती है, या फिर श्रवण दोषयुक्त व्यक्ति की सहायता की जा सकती है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो लगभग वेरिएबल तकनीक के अंतर्गत सभी चीज़ों का हम उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी तरह एक और सवाल देखें जो 2020 में पूछा गया है। सवाल है दृश्य प्रकाश संचार यानी VLC तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आगे कहा गया है VLC 375 से 780 nm वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रमी तरंगदैर्ध्यों का उपयोग करती है। VLC को दीर्घ परासी प्रकाशी बेतार संचार के रूप में जाना जाता है। और तीसरा, VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित कर सकता है। इसके अलावा VLC में विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण नहीं होता है। यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत था। इस आधार पर जिसका सही जवाब है वो ऑप्शन सी। ठीक, चलिए एक और सवाल 2020 में ही पूछा गया था ब्लॉकचेन तकनीक से संबंधित। ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता। सही है ये स्टेटमेंट। दूसरा, ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है। यहाँ केवल लगा दिया गया है। अति वाला सवाल है, अति वाली स्टेटमेंट है, ये गलत है। तीसरा, ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति के अनुमति के विकसित किया जा सकता है। सही है। कौन सा सही है? दूसरा हटा दीजिए यहाँ पर, तो ऑप्शन डी यानी केवल 1 और 3। और सवाल 2020 का एक सवाल है कार्बन नैनोट्यूब से संबंधित। कार्बन नैनोट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। पहला, इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों यानी एंटीजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। सही बात है, कर सकते हैं। इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। ये गलत है। तीसरा, इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है। सही है। और ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सही है। दूसरा हटा दीजिए यानी ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4 सही है। और सवाल एक और ले लें तो सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां यानी LED लाइट से किस तरह भिन्न हैं। तो सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं किंतु LED बत्तियों में ऐसा नहीं होता, LED लाइट्स में। दूसरा, सड़क की बत्तियों के रूप में LED बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों यानी लाइटों की उपयोगिता अवधि अधिक होती है। बात गलत है। तीसरा स्टेटमेंट, सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णी होता है जबकि LED बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं प्रदान करती हैं। ये सही है। सही जवाब ऑप्शन सी केवल 1 और 3। तो इस तरह से जो विज्ञान एवं तकनीकी खंड है यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि जो भी यहाँ पर हमने सेशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण बातें डिस्कस की हैं, महत्वपूर्ण सवालों पर यहाँ पर बातचीत की है, कुछ संभावित सवालों पर बातचीत की है, उन सभी को आप रिवाइज कीजिए। परीक्षाएं बेहद नज़दीक आ चुकी हैं तो आप परीक्षाएं बेहतर तरीके से दीजिए और एग्ज़ाम के अंतर्गत रिजल्ट हासिल कीजिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया।